नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। देश की राजधानी में समेत कई राज्यों में सीएनजी की कीमतों में इजाफा हो गया और सीएनजी की नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से ही लागू हो गई और दिल्ली एनसीआर के अलावा हरियाणा और राजस्थान में भी सीएनजी की कीमतों को रिवाइज किया गया और सरकारी कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मुताबिक राजधानी में सीएनजी की कीमत ₹1 प्रति किलोग्राम तक बढ़ाई गई है और पेट्रोल डीजल पर महंगाई की मार के बाद सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 14 नवंबर को दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया था। और इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली में सीएनजी के दामों में ₹2.28 का इजाफा हुआ था और वहीं नोएडा में और ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में ₹2.56 प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी। और इसके अलावा अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें तो आज सरकारी तेल कंपनी ने ईंधन की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है और देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹95.41 प्रति लीटर है और वहीं डीजल की कीमत ₹86.67 प्रति लीटर है। और वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत मुंबई में ₹109.98 और डीजल की कीमत ₹94.14 प्रति लीटर है। और वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 38 देशों में फैल चुका है, लेकिन इसके कारण अभी तक किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। और डब्ल्यूएचओ ने कहा कि अभी भी ओमिक्रॉन से संबंधित मौतों का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन नया वेरिएंट अगले कुछ महीनों में यूरोप के आधे से ज्यादा कोविड मामलों का कारण बन सकता है। और इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि यह निर्धारित करने में हफ्तों लग सकते हैं कि वेरिएंट कितना संक्रामक है, क्या यह अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनता है और इसके खिलाफ कितने प्रभावी उपचार और टीके हैं। और वहीं आपको बता दें कि हाल में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने वेरिएंट के स्थानीय रूप से प्रसारित मामलों की पुष्टि की है और वहीं दक्षिण अफ्रीका में इसके कारण कोविड-19 के मामलों में तेजी भी आई है। और डब्ल्यूएचओ के अधिकारी ने कहा कि ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद भी डेल्टा स्वरूप के खिलाफ अपनाए गए उपाय इस महामारी से जंग की बुनियाद बने रहने चाहिए और साथ ही स्वीकार किया कि कुछ देशों द्वारा सीमा बंद करने के उपाय को अपनाया जाना तैयार के लिए समय दे सकता है। और पश्चिम प्रशांत के लिए डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर ताकेशी कसई ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सीमा पर पाबंदी वायरस के अंदर आने में देरी कर सकती है और इससे तैयारी के लिए समय भी मिल सकता है, लेकिन हर देश और हर समुदाय को मामलों में नई वृद्धि के लिए तैयार रहना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इन सब में अच्छी खबर यह है कि ओमिक्रॉन के बारे में हमारे पास कोई भी ऐसी सूचना नहीं है जो बताती है कि हमारी प्रतिक्रिया की दिशा बदलने की जरूरत है। और डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय आपात स्थिति निदेशक डॉक्टर बी ओलिवोकरे ने कहा कि इसका मतलब है कि टीकाकरण बढ़ाने पर जोर देना, सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन करना, मास्क पहनना सहित अन्य उपाय जारी रखना बहुत जरूरी है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में विशेषज्ञों ने बच्चों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता भी जता दी और देश में शुक्रवार रात तक संक्रमण के 16,055 नए मामले सामने आ चुके हैं और 25 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज की डॉक्टर वसीला जसद ने कहा कि हमने देखा कि पहले बच्चे कोविड महामारी से इतने प्रभावित नहीं हुए और बच्चों को अस्पतालों में भर्ती करने की भी जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ी। और उन्होंने कहा कि महामारी की तीसरी लहर में 5 साल के कम उम्र के अधिक बच्चे अस्पताल में भर्ती करवाएगा। 15 से 19 साल की आयु के किशोरों को भी अस्पतालों में भर्ती करवाना पड़ा। और जसद ने आगे कहा कि अब चौथी लहर की शुरुआत में सभी आयु वर्गों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों में विशेष तौर पर मामले बढ़े। और उन्होंने कहा कि हालांकि संक्रमण के मामले अभी भी बच्चों में ही सबसे कम है और सर्वाधिक मामले 60 साल से अधिक आयु के लोगों में और उसके बाद सबसे अधिक मामले 5 साल से कम उम्र के बच्चों में और 5 से कम उम्र के बच्चों को अस्पतालों में भर्ती करने के मामले बढ़े, जबकि पहले ऐसा नहीं था।
एनआईसीडी के डॉक्टर माइकल ग्रूम ने कहा कि मामले बढ़ने को लेकर तैयारी के महत्व पर विशेष जोर की जरूरत है, जिसमें बच्चों के लिए बिस्तर और कर्मचारियों को बढ़ाया जाए। और स्वास्थ्य मंत्री जो फाला ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के 9 प्रांतों में से 7 में संक्रमण के मामले और संक्रमण की दर बढ़ी है। और वहीं जननायक टंटिया मामा स्मृति समारोह का मुख्य कार्यक्रम शनिवार को नेहरू स्टेडियम में होगा और कार्यक्रम दोपहर तक होगा। और वहीं इससे पहले स्मृति कार्यक्रम के तहत पातालपानी में दोपहर 12 बजे राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टांटिया मामा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। और वहीं टांटिया मामा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना और पौधारोपण भी किया गया। और पातालपानी में कार्यक्रम के बाद नेहरू स्टेडियम के कार्यक्रम में पहुंचे और यहां सभा प्रदर्शनी के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। और वहीं आज पातालपानी में टांटिया मामा बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को देखते हुए रेलवे विभाग ने महू से कालाकुंड तक चलाई जाने वाली हेरिटेज ट्रेन को निरस्त कर दिया और कल से यथावत यह ट्रेन संचालित की जाएगी। और वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने इतिहास रचा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर न्यूजीलैंड के एजाज ने इतिहास रचा और न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने 10 विकेट लिए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। वहीं आपको बता दें कि क्रिकेट में ये पहली बार इतिहास रचा गया है कि भारत के खिलाफ लिए गए 10 विकेट। और ये आपको बता दें न्यूजीलैंड के एजाज ने ये लिया और कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी भी करी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर क्रिकेट जगत से, जहां पर न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने इतिहास रचा है और उन्होंने इतिहास में 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने और न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने 10 विकेट लिए हैं। और वहीं आपको बता दें कि भारत के खिलाफ लिए गए हैं ये 10 विकेट। और इसके अलावा आपको बता दें कि कुंबले की बराबरी करी है, जो कुंबले का रिकॉर्ड था उसकी बराबरी भी की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि क्रिकेट जगत से आ रही है, जहां पर न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने इतिहास रच दिया है और उन्होंने भारत के खिलाफ 10 विकेट लेकर ये इतिहास रचा है। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने 10 विकेट लिए हैं। और वहीं आपको बता दें कि ये 10 विकेट भारत के खिलाफ लिए गए हैं और इसके अलावा भारत के कुंबले का रिकॉर्ड के भी बराबरी करी है। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुंगेली में शुक्रवार देर शाम पिकअप से टक्कर के बाद यात्रियों से भरी बस पलट गई और हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं और इनमें 4 की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। और हादसे के काफी देर तक पुलिस नहीं पहुंची तो लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने बस में आग लगा दी। और मामला लोरमी थाना के सालेगोरी गांव का है। जानकारी के मुताबिक यात्री बस लोरमी से डिंडोरी की ओर जा रही थी और इसी दौरान देर शाम गांव के पास सामने से आ रही पिकअप से टक्कर हो गई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस अनियंत्रित होकर पलट गई और हादसे में बस में सवार 8 यात्री और पिकअप सवार 4 लोग घायल हो गए और घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। और घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया और लोगों ने बताया कि घटना के बाद तुरंत ही हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई थी। काफी देर बाद भी पुलिस नहीं पहुंची और इस पर आक्रोशित लोगों ने उन्होंने रात को बस में आग लगा दी और लोगों ने बस चालक पर लापरवाही से चलाने का आरोप लगाया और घटना के बाद से ही दोनों ही गाड़ियों के वाहन चालक फरार हैं। और वहीं घटना में कौन कौन लोग घायल हुए और कहां के रहने वाले हैं इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है। और वहीं आपको बता दें कि इस देर शाम में पिकअप वैन और बस में टक्कर हो गई, जिसके बाद 12 लोग घायल हो गए और 4 लोगों की
हालत गंभीर बताई जा रही है और वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि जहां पर यह हादसा हुआ तो उसके बाद तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस पर आरोप लगाया गया कि पुलिस ने आने में देरी करी, जिसके बाद वहां पर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए, जिसके बाद उन्होंने बस में ही आग लगा दी। और वहीं के स्थानीय लोगों ने बताया कि बस चालक की लापरवाही के बाद ये हादसा हुआ है और वहीं पिकअप और बस के चालक दोनों ही फरार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और वहीं पुलिस जब समय रहते नहीं पहुंची तो लोगों में गुस्सा था और उस गुस्से के चलते उन्होंने बस में आग लगा दी। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सिंगू बॉर्डर पर किसानों की बैठक चालू है। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है और संयुक्त किसान मोर्चा ने 702 किसानों का डाटा सरकार को भेजा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर आंदोलन के आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा सिंगू बॉर्डर पर बैठक कर रहा है और संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री ने बयान दिया था कि उनके पास आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को 702 किसानों की मौत का आंकड़ा भी पेश किया। और वहीं आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर किसानों की बैठक चल रही है, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला होगा। और वहीं कई कयास भी लगाए जा रहे थे कि इस बैठक के बाद आंदोलन खत्म हो सकता है। और वहीं अब आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर किसानों की बैठक हो रही है और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही राकेश टिकैत ने बयान दिया था कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा तब तक वो किसान आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। और किसानों की अन्य मांगे भी थी, जिसको लेकर अभी भी किसान आंदोलन जारी है। तो इसके अलावा आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने और संसद में कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि किसान अपना आंदोलन वापस ले लेंगे, लेकिन किसान संगठनों के द्वारा एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर अभी भी आंदोलन जारी है। और उसी को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, जिसमें आंदोलन के आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। और वहीं आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर यह बैठक चल रही है। और इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने 702 किसानों की मौत का आंकड़ा सरकार को भेजा है, जिसके बाद अब आगे की रणनीति पर भी फैसला होगा। और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय नजदीक आ रहे, वैसे राज्य की राजनीति भी गर्माती जा रही और सभी दल के नेता अपने अपने विपक्षी दलों के नेताओं पर हमला करने में जुटे हुए हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और मौजूदा योगी आदित्यनाथ सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जाली टोपी पहनने वाले गुंडे व्यापारियों को डराने धमकाने का काम करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो गुंडे दिखाई नहीं दे रहे। और बीजेपी की ओर से आयोजित मंडलीय व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे। जालीदार टोपी लगाए हुए राइफल, रिवॉल्वर और बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीन पर कब्जा करना और कब्जा करने के बाद शिकायत मत करने जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? और ये सारा कुछ याद रखना, मेरा यही कहना है।
और वहीं आपको बता दें कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अतीक अहमद समेत जिले के कई बाहुबलियों के मकानों पर बुलडोजर चलवाकर सरकारी जमीनों को मुक्त कराया। और इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और नंद गोपाल गुप्ता भी मौजूद थे। और इस दौरान खादी और ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी सपा छोटे मोटे दलों से गठबंधन करने का प्रयास कर रही है और वो गणित की राजनीति कर रही है और बीजेपी केमिस्ट्री की राजनीति कर रही है। और हमारी केमिस्ट्री किसी पार्टी के साथ नहीं बल्कि सीधे जनता के साथ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान अमित शाह सीमावर्ती इलाके का दौरा कर बीएसएफ स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और जानकारी के मुताबिक अमित शाह आज जैसलमेर पहुंचेंगे जहां वो सीमा क्षेत्र का दौरा करेंगे और वहीं कल वो बीएसएफ के 97वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर परेड की सलामी लेंगे और साथ ही सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ बातचीत भी करेंगे। सीमा सुरक्षा बल की क्षमताओं को गृह मंत्री को दर्शाया जाएगा और इस कार्यक्रम में जवानों के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल की महिलाएं भी परेड और डेयर डेविल साइकिल हथियारों के साथ हैंडलिंग में भाग ले रही हैं। और सीमा सुरक्षा बल की ओर से जारी एक बयान के अनुसार बीएसएफ पहली बार अपना 97वां स्थापना दिवस दिल्ली से बाहर राजस्थान के सीमावर्ती जिला जैसलमेर शहर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में कल आयोजित करेगा। और इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी और सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। और वहीं कानपुर में एक डॉक्टर ने पत्नी समेत 2 बच्चों की हत्या कर दी और आरोपी डॉक्टर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार बताया जा रहा है। और वहीं पुलिस को आशंका है कि वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल मामला कानपुर के कल्याणपुर के डिविनिटी अपार्टमेंट का है जहां डॉक्टर सुशील कुमार ने बीती शाम अपनी शिक्षक पत्नी और 18 साल का बेटा और 16 साल की बेटी खुशी को मौत के घाट उतार दिया। और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी डॉक्टर ने तैनात अपने भाई को व्हाट्सएप मैसेज कर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद आनन फानन में भाई ने पुलिस को सूचना दी और घटनास्थल पर पहुंचे जहां उन्हें घर के अलग अलग कमरों में 3 लाशें मिली। और पुलिस के मुताबिक घर से एक नोट भी बरामद हुआ जिसमें डॉक्टर ने लिखा है कि मैं डिप्रेशन में हूं और जिसके चलते मैंने इस घटना को अंजाम दिया है। और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कई टीमें गठित कर आरोपी डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी है। और पुलिस की ओर से दिए एक बयान में कहा गया है कि आरोपी डॉक्टर का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिसका लंबे समय से इलाज भी चल रहा था। और पुलिस ने कहा कि वो जल्द आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेगी। हालांकि उनको आशंका है कि वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।